हेलो कंपटीटर्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो एमसीक्यू जो रहेगा, वो हमारा किस पे रहेगा? टॉपिक जो है आज का फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का एमसीक्यू रहेगा, जो आपको यूपीएससी, बीपीएससी, एआईडीओ, जेपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल करेगा। ये जो है आपका इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत के, उसी पे आधारित ये एमसीक्यू है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आपका वेब्स एकेडमी 24 है। ओके, तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं क्या है। पहला में क्या बोल रहा है कि सभी मौलिक अधिकार जो होते हैं पूर्ण होते हैं, यानी एब्सोल्यूट होते हैं। दूसरा जो हमारा कह रहा है कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। फोर्थ हमारा क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार का प्रवर्तन केवल संसद कर सकती है। ओके, तो हमारा इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? इनमें से पहचाना है कौन कथन सही है। तो ए में सिर्फ 2 दिया है ऑप्शन, तो हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट आप कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हमारा, इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, सही है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे है, इसका थोड़ा हम लोग जानते हैं कि मतलब फंडामेंटल जो राइट है, जो हमें पता है कि भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। इसमें क्या बोला गया है कि फंडामेंटल राइट जो है ये पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कैसे? मतलब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल जब 9 है आता है, जो 19 जो कहा जाता है, आर्टिकल 19 कहता है अपने आप में कि ये उचित प्रतिबंध स्थापित करता है ये। और ठीक है, आर्टिकल 21 भी जो कह रहा है हमारा कि प्रक्रिया द्वारा इसको सीमित किया जा सकता है, एक लिमिटेशन लिमिट है इस पे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि संविधान जो है, संविधान क्या कह रहा है? संविधान स्वयं जो है क्या है, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसका अनुमति देता है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और हमारा विदेशी जो नागरिक होते हैं उनको जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है, आर्टिकल 14 है और 21 भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट को जो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रवर्तन केवल संसद कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट का प्रवर्तन जो होता है न्यायपालिका करती है। कौन सा आर्टिकल से? आपका आर्टिकल 32 से और आर्टिकल आपका 226 से। ये करता है सुप्रीम कोर्ट करता है और ये आपका हाई कोर्ट करता है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि सभी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 से देख लिए और 21 से देख लिए। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये सही है हमारा 2। तो इसलिए हमारा 2 आंसर सही हुआ। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 14 हो गया आपका, 21 हो गया, और भी आर्टिकल्स हैं जो उनको मतलब क्या बोलते हैं, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। हमारा प्रवर्तन सिर्फ केवल संसद द्वारा नहीं, आपका न्यायपालिका कोड भी करता है। आर्टिकल 32 से और 226 से हाई कोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपको देखिए क्या है कि ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं आपसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पूरी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अब सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्टिकल जो 14 है के अंतर्गत समानता का सही अर्थ क्या है? आगे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब बोल रहा है कि अनुच्छेद जो 14 है उसके अंतर्गत जो समानता आता है उसका अर्थ क्या है? तो अर्थ हम लोग जानते हैं, तो अर्थ का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। जैसे मतलब क्या कहा जाता है? तो आर्टिकल हमारा 14 में कहा गया है कि लॉ मतलब कानून के समक्ष जो है ना, कानून के समक्ष जो समझ है समानता, और प्लस में क्या कहा गया है? कानूनों का समान संरक्षण। ये हमारा आर्टिकल 14 में दिया गया है, जिसका अर्थ होता है ना कि सभी के लिए एक सा ही कानून होगा, अमीर हो या
चाहे गरीब हो, उसके लिए एक ही कानून हो। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि रीजनेबल जो क्लासिफिकेशन वैध है, मतलब अगर कोई कारण से वर्गीकरण किया जा रहा है तो वो वैध है। किस चीज़ पे? अगर वर्गीकरण तार्किक हो, यानी क्लासिफिकेशन तार्किक हो और उसका जो उद्देश्य हो, जो उससे संबंध रखता हो, ओके? रीजन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को, अभी हम लोग पढ़े थे कि मतलब उचित प्रतिबंध बनाता है, वो हम लोग जाने थे। तो ये सभी व्यक्तियों को नहीं दिया गया है और विदेशी नागरिकों को 14 और हमारा 21 दिया गया है। ओके, तो ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। कैसे? अब देखते हैं कि आर्टिकल जो 19 में है, आर्टिकल 19 में जो है वहाँ 6 आपका 6 आपका स्वतंत्रताएं हैं शामिल है। कौन कौन स्वतंत्रता शामिल है 6 में? आप लोग एक बार देखिएगा। पहला तो है वाक एवं अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति का। ओके, दूसरा क्या है कि शांतिपूर्ण सभा करने का, शांतिपूर्ण सभा कर सकता है। थर्ड क्या हमारा है? संघ बनाने का अधिकार है, संघ बना सकता है। और फोर्थ हमारा क्या है? आपका आवागमन, कहीं भी आ जा सकता है। और फिफ्थ हमारा क्या है? आपका निवास, कहीं भी बसने का। और सिक्स जो कर रहा है हमारा कि कोई भी पेशा एवं व्यवसाय करने का अधिकार, ये सिर्फ किसे प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को, ये नहीं कि कुछ भी कोई आके बोल सकता है बाहर से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं आज का। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विकसित किए गए हैं? तो पहला क्या है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार। तो हमारा कौन सा आर्टिकल जो है 21 के अंतर्गत इनमें से आता है, कौन सा अधिकार आता है? तो हमारा आपका फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए आंसर दिखाते हैं आपको। आपको आंसर बताते हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, 1 2 3। ओके, कौन कौन हो जाएगा? 1 2 3, समझे? 1 2 3। यहाँ पे जो है ना, इस सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार, ये हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा सिर्फ नहीं होगा। ओके, क्यों? ऐसा क्यों है? तो आर्टिकल जो 21 है, ये हमारा क्या बोलता है कि गरिमा में जो जीवन है एवं स्वच्छ पर्यावरण और निजता का अधिकार, मतलब निजता का अधिकार का मतलब प्रावधान करता है। और इसी में क्या है, आर्टिकल जो 21 का ए जो है ना, ये हमारा क्या देता है? शिक्षा का अधिकार देता है। ओके, तो शिक्षा यहाँ भी है, निजता भी है और पर्यावरण भी है। ओके, और इसमें क्या है कि जो ये आपका आया है, आपका निजता का अधिकार जो आया है ना, ये एक फेमस केस हुआ था, पुत्तू स्वामी केस जो हुआ था, पुत्तू स्वामी केस के माध्यम से ये आपको शामिल किया गया था इसमें, निजता का अधिकार में। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन आता है आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत ये आया था। कौन? सूचना का, तो राइट टू इंफॉर्मेशन का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है कि जो पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है आज का, कह रहा है ये कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा? देखिए, एक तो यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से एक ये भी पता चल गया आंसर कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कौन कहा था? तो आपका भीमराव अंबेडकर जी कहा था, ने कहे थे। ओके, तो ये क्यों कहे थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। यह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है। क्या देता है कि जैसे, मतलब कि आर्टिकल आप 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारा क्या होता है, फंडामेंटल राइट का संरक्षण दिया जाता है आर्टिकल 32 के तहत। ये क्या करता है, आपका मौलिक अधिकार के मतलब संरक्षण के लिए यहाँ पे आपका 5 रीट जारी करता है। ओके, 5 रीट का व्यवस्था है संविधान में आर्टिकल 32 के तहत। तो ये कौन सा रीट है हमारा है? तो पहला हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में जो है हैबियस कॉर्पस।
कौन सा? हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस। सेकंड जो हमारा हो जाएगा आपका मैंडेमस हो जाएगा, मैंडेमस। ओके, आपको पता चल रहा होगा। और जो थर्ड हमारा हो जाएगा आपका प्रोविजन हो जाएगा, प्रतिषेध, प्रोविजन, प्रोविजन। ओके, फोर्थ हमारा हो जाएगा सर्टेरी, ठीक है, सर्टेरी। ओके, आपका फिफ्थ जो हमारा हो जाएगा को वारंटो, को वारंटो, वारंटो। ओके, तो ये हमारा 5 रीट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन आज का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान राज्य को निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने की शक्ति देती है। तो कौन सा प्रावधान जो है जो राज्यों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने देता है। तो आर्टिकल कितने के तहत से दिया जाता है, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर आंसर का हो जाएगा 15, जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है वो हमारा देता है। कैसे? आर्टिकल जो 15 क्लॉज 5 में जो कहा गया है कि 93वां जो संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2005 में, उसके तहत ये आया था क्या? आरक्षण, मतलब निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया आया था। ये क्या देता है कि राज्य को शक्ति देता है, राज्य को शक्ति क्या देता है, जब एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए ये निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। कौन? ये 93 संविधान संशोधन जो आया था आपका 2005 में, उसके तहत ये 15/5 को लागू किया था। और यहीं पे एक 15/4 आपका भी दिख रहा होगा, ये है जो केवल सरकारी जो है संस्थान है ना, केवल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसमें ये मतलब आरक्षण देने तक का सीमित करता है। कौन? 15/4 आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का 7th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपका एक मिनट, आपका 7th नंबर क्वेश्चन हमारा पे यहाँ पे क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो पहला में क्या है कथन, यह केवल राज्य के विरुद्ध ही लागू होता है। ओके, सेकंड क्या होता है, इसका प्रभाव क्षैतिज होता है, मतलब हॉरिजेंटल होता है, इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। ओके, फोर्थ कहता है हमारा क्या इसका कथन कि इसे आपातकाल में भी निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, आंसर हमारा होगा ये हमारा 2 और 3 होगा, सिर्फ 2 और 3 होगा। ये केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं देता है और इसे काल में निलंबित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, इसे आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाता है। कैसे? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो क्या बताता है कि आर्टिकल जो 17 है हमारा, आर्टिकल जो 17 है ये क्या करता है कि राज्य प्लस व्यक्ति को जो है दोनों पर ये लागू होता है। ये केवल जो यहाँ पे राज्य के विरुद्ध होता है ना, ये नहीं, ये व्यक्ति पे भी लागू होता है। और इसमें क्या होता है कि नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उस पे भी ये लागू होता है, ये दोनों पे लागू होता है। और क्या करता है कि उल्लंघन करने पर क्या देता है, दंड दिया जाता है। जैसे दंड की जो प्रक्रिया है ना, जो किससे आया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत ही इसमें दंड दिया जाता है, दंड का भी प्रावधान है। और आपातकाल के दौरान ये जो होता है अनुच्छेद जो होता है आपका, इसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी उपाधि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है। कौन सा उपाधि मतलब ये नहीं है, तो हमारा जो प्रतिबंधित नहीं है वो कौन सा है, 18 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है। तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है ना कि सैन उपाधि जो है ना, ये हमारा प्रतिबंधित नहीं किया गया। ये सब तो जो भारत रत्न है वो उपाधि नहीं है, ये सम्मान के रूप में दिया जाता है। तो ये तो भारत रत्न सम्मान है, ये भी सम्मान है, लेकिन ये नाइटहुड है जो ना, एक उपाधि है। ओके,
तो इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो आगे इसमें डिटेल में आपको करवा देता हूँ कि 18 के अंतर्गत जो आता है ना कि नागरिक और विदेशी उपाधि उपाधि को मतलब कोई नागरिक का उपाधि मिल रहा है या विदेशी उपाधियों को प्रतिबंधित करता है। ये कौन? आपका 18। और जो सैन्य और शैक्षणिक संस्थानों में उपाधियाँ जो दिया जाता है, उनको सिर्फ़ मान्य है। मतलब सैन्य में जो उपाधि दिया जाता है और शैक्षणिक संस्थानों में जो उपाधि मिलता है, वो आपको सिर्फ़ ये मान्य करता है, बाकी सबको लगाता है। और भारत रत्न जैसे हुआ आपको पुरस्कार हुआ, ये सब जो क्या है, ये सम्मान के रूप में दिया जाता है, ठीक है? ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ओके? तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट दिया गया है कि नहीं कि ये उपाधि माना गया है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आज का 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से संबंधित है? तो कौन सा है जो आर्टिकल पोस्ट फैक्टोला है या आपका डबल जो जियोपार्डी है या सेल्फ इंक्रिमिनेशन है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कौन सा है? तो आप बताइए। तो 9th नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा ना, डबल जियोपार्डी क्या है? मतलब आर्टिकल 20 में आपका 3 तरह का संरक्षण दिया है। क्या-क्या? अगर आर्टिकल 21 का क्लॉज 1 का देखें तो एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो का कानून का निषेध करता है। कौन? आपका आर्टिकल 21, ओके? और आपका 20 सब क्लॉज 2 क्या करता है कि डबल पार्टी का मतलब प्रावधान करता है, ओके? मतलब ये डबल जियोपार्डी नहीं दिया जाएगा, उसका ये करता है। अब थर्ड में है जो सब क्लॉज 20 का थर्ड जो है, जो हमारा कहता है कि सेल्फ आपका इंक्रिमिनेशन का बात करता है। ये क्या होगा? ये कब लागू होगा? ये केवल जो होगा आपराधिक जो कानून मामले होंगे ना कि उन्हीं पे ये लागू होगा। कौन? ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का और मतलब आर्टिकल 20 लागू होंगे, ओके? आगे चलते हैं हम लोग। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो है, निम्न में कौन-सा अधिकार निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन जो में उपलब्ध नहीं है? कौन-सा हमारा नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में उपलब्ध नहीं है? तो गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार या वकील से परामर्श का अधिकार, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार या सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा का अधिकार। तो इसमें जो उपलब्ध नहीं है ना, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वकील से आपका आपका जो है ना इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा-सा इसमें उपलब्ध नहीं है। वो 1 मिनट आपको अ अच्छा, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है आपका कि प्रिवेंशन डिटेंशन में क्या होता है आपके कि मजिस्ट्रेट के सामने जो पेशी का नियम नहीं होता है और ना आपको वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार होता है। और इसमें आपका गिरफ्तारी मतलब आपका जो सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा सिर्फ़ लिया जा सकता है। ठीक है? तो इसमें जो आंसर हमारा हो जाएगा कि कौन है, उपलब्ध है, ओके? या नहीं वाला नहीं, ये कौन उपलब्ध है? तो सलाहकार बोर्ड द्वारा इसमें समीक्षा जो होता है अनिवार्य होता है और बाकी जो है गिरफ्तारी जानने का आपके पास अधिकार नहीं होगा, आप वकील से परामर्श नहीं ले सकते हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का नहीं होता है। सामान्य गिरफ्तारी में क्या होता है जनरल जो अरेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि वकील से आप परामर्श ले सकते हैं, ठीक है? आप मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंतराल में आप पेश हो सकते हैं, जो नियम है वो लागू होता है, ओके? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ये कट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका सिर्फ है तो सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओवरऑल आपको बहुत सारी जानकारियाँ इससे प्राप्त हो रही होगी, ओके? जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो प्लीज़ गाइज़ इसे शेयर करें एंड लाइक करें और हमारा चैनल जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी है उसको सब्सक्राइब करें और इसे और भी बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके? आगे चलते हैं हमारा आज का 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन-सा मौलिक अधिकार निलंबित
नहीं किया जा सकता है। तो हमारा कौन-सा नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल हमारा कौन-सा हो जाएगा यहाँ पे? 11 नंबर का बताइए। अनुच्छेद 14 जो होता है, जो हमारा क्या होता है कि ये आपका सभी के लिए होता है, विदेशों के लिए भी और इसके लिए भी, मतलब नागरिकों के लिए। तो हमारा जो आर्टिकल जो 21 है ना, वो कभी मतलब समाप्त नहीं हो सकता है। ये कब से हुआ था कि जब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो आर्टिकल 20 और 20 मतलब क्या कहा गया था, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना आपका 1972 में, सॉरी 1978 में, तो उसमें कहा गया कि आर्टिकल 20 एंड 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आपातकाल ही क्यों न हो। ओके। आर्टिकल जब एक और यहाँ पे है, आर्टिकल 19 जो होता है, केवल जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है ना, अपने आप ही राष्ट्रीय आपात में अपने आप ही क्या होता है, स्वतः ही मतलब वो निलंबित हो जाता है। जब राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है ना आपका आर्टिकल नंबर 352 से, तो वो क्या होता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, स्वतः ही वो निलंबित हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन में से किन मौलिक अधिकारों को क्षैतिज प्रवाह कहते हैं? अधिकारों का क्षैतिज प्रवाह है। ओके, तो कौन सा मौलिक अधिकारों का क्षैतिज प्रवाह है? तो पहले तो जानते हैं कि ये क्षैतिज प्रवाह किसको कहते हैं? तो जो व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति जो होता है, उसी को क्षैतिज प्रवाह कहते हैं। जैसे क्या हो गया कि मतलब 15 जो हो, आर्टिकल 15 हो गया, भेदभाव का निषेध करते हैं। ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति दूसरे से भेदभाव करे। 17 जो हो, आर्टिकल नंबर 17 जो है, जो छुआछूत अस्पृश्यता का निषेध करता है, वो क्या करता है? तो ये भी कि मतलब एक छोटी जाति, नीची जाति जो पहले कहा जाता था, उससे भेदभाव जो छुआ-छूत था, ये मतलब मॉडल कहीं न कहीं गांधी जी का जो मॉडल से ये आया है। ओके? अब क्या होता है कि जो 23 वाला जो है कि मानव तस्करी, मतलब एक मानव दूसरे मानव की ही तस्करी कर रहा है, तो मानव में व्यक्ति बनाम व्यक्ति है, ये कर रहा है। फिर आर्टिकल 24 में कहा जाता है कि बाल श्रम निषेध है, तो आप बच्चों से करवा रहे हैं, आप बड़े हो तो बच्चों से आप बाल श्रम करवा रहे हैं। ओके, तो ये भी इसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रभाव, इसका जो इसी को हॉरिजॉन्टल अधिकार भी कहा जाता है। ओके, मौलिक अधिकार। तो इसमें आप समझिएगा कि मौलिक अधिकार का क्षैतिज प्रवाह किसमें है? तो किसमें है हमारा? तो 1, 2, 3, 4 सभी में है। आर्टिकल 15 भी मैं आपको बताया, 17 भी बताया और 23 भी बताया और 24 भी बताया। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बेकार जो है फोर्स्ड लेबर नहीं माना जाएगा? तो कौन नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पे हमारा जो था प्रकृति आपदा में अनिवार्य सेवा। मतलब क्या होता है ना, आर्टिकल 23 जो हमारा कहा गया है कि फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को निषेध करता है। ओके, तो अपवाद में क्या यहाँ पे है कि सार्वजनिक उद्देश्य जब आ जाएगा, मान लिया जाए कि आपदा आ गया, ठीक है, और मतलब सैन्य जब लड़ाई युद्ध के टाइम में जब होगा, तो उसमें भी सेवा देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो उसमें फोर्स लेबर मतलब जबरदस्ती है, आपको सरकार कर सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लग सकते हैं। धार्मिक शिक्षा सभी सरकारी संस्थानों में अनिवार्य है। तो कौन सही है आपका 15 नंबर का? तो ये हमारा हो जाएगा कि ये जो कथन सही है हमारा, जो आपका क्या है? आपका राज्य जो है धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता पर सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर आपका प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कैसे? आर्टिकल जो 25 है ना, तो पब्लिक ऑर्डर के द्वारा या नैतिकता के माध्यम से यह स्वास्थ्य के अधीन पर ये अधीन है। ठीक है? आर्टिकल 25। अब राज्य क्या होगा? राज्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है? आपका धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के संदर्भ में निम्न में कौन-सा कथन सही है? देखिए, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 32 और 26। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों के लिए है, ठीक है? 226 जो है आर्टिकल है, वो मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भी लागू हो सकता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 32 को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से व्यापक है, ये तो व्यापक है। तो हमारा जो 16 का आंसर जो हो जाएगा ना हमारा, ये हमारा हो जाएगा आपका 1, 2, 4, ये 3 नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपातकाल में निलंबित जो है, ये नहीं किया जा सकता है, ओके? आपका 1, 2, 4 हो जाएगा आंसर। आर्टिकल 32 जो कहता है कि केवल जो फंडामेंटल राइट है, वो आपका आर्टिकल 32 से मतलब देखा जाता है। लेकिन आर्टिकल 226 जो है ना, फंडामेंटल राइट के तहत हमारा लीगल राइट्स का भी संरक्षण करता है। इसलिए इसका अधिक व्यापक है, तो ये भी हो गया। 226 जो मौलिक अधिकार के अतिरिक्त भी लागू होते हैं, ये भी सही है। आर्टिकल केवल 32 जो होता है, केवल मौलिक अधिकारों के लिए है, ओके? और आपातकाल के दौरान 32 नहीं मतलब आपका निलंबित किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है, ओके? आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अनुच्छेद 21 के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? तो देखते हैं, यह केवल नीति निर्देशक तत्व है या यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। तो ये जो है ना, ये आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार देता है। क्या हुआ था जब 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन 2002 का के तहत क्या हुआ था, फ्री एंड आपका कंपल्सरी जो एजुकेशन हो गया था, आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो आर्टिकल 21 में ये लाया गया था, ओके? इसी के तहत प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपका अनुच्छेद 24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या-क्या निषिद्ध है? ओके? तो पहला है कि 14 वर्ष से कम बच्चों का कारखाना में काम करना, ओके, ये सही है। खदानों में बाल श्रम करना, ये भी सही है। घरेलू कार्य में ये सही नहीं है और परिवार व्यवसाय में ये भी सही नहीं है। तो क्या-क्या निषिद्ध है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना पे यहाँ पे 18 का ए हो जाएगा, 1 और 2। ये आप पारिवारिक व्यवसाय आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा है, तो आपको मान लिया जाए कि आप अगर आपके लिए खाना नहीं ला सकता है, आपके लिए खाना नहीं मतलब पानी नहीं ला सकता है, तो वो भी तो एक कार्य हुआ ना, घरेलू कार्य नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, घरेलू कार्य में आप करवा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आपका 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 25 और 26 में मुख्य अंतर क्या है? तो आर्टिकल जो 25 और 26 में है, अंतर जो है ना आपका ये आंसर जो हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। केवल जो 26 है, केवल धार्मिक संप्रदायों के लिए ही मतलब ये 26 और मुख्य अंतर केवल जो 26 कहता है, केवल धार्मिक संप्रदाय के लिए है। लेकिन 25 जो है वो अलग चीज़ पर होता है। मतलब जो अभी हमको हम लोग आप लोग को बताया था ना कि पब्लिक ऑर्डर के और नैतिकता के आधार पर, हेल्थ के आधार पर ये क्या करता है इससे आपको राज्य जो है धर्म निरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन ये आर्टिकल 26 क्या कहता है कि केवल ये धार्मिक संप्रदाय के लिए ही ये आर्टिकल 26 ये कार्य करता है। ओके? आपका आज का जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है? ठीक है, तो पढ़ते हैं अनुच्छेद जो आर्टिकल 30 है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों पर ये क्या करता है आपका लागू होता है, ऐसा नहीं है। आपका अनुच्छेद 29 जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो ये आपको केवल नागरिकों को प्राप्त है, यहीं पे ये सही हो गया। तो इसमें क्या देखना है ना कि आर्टिकल जो 29 है, नागरिकों को संस्कृति मतलब अपना कल्चर और जो लैंग्वेज है उसको क्या करता है संरक्षण देने का अधिकार देता है कि आप अपना कल्चर और अपने लैंग्वेज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल जो 30 है ना, ये धार्मिक और प्लस भाषाई आधार पर ये अल्पसंख्यकों को राज्य के द्वारा सहायता मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो हमारा फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं डीपीएसपी पे। ओके, तो डीपीएसपी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से डीपीएसपी का संबंध डीपीएसपी में संबंध कौन सा कथन सही है? ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, ये संविधान का नैतिक आधार है, ये राज्य प्रशासन के लिए मूलभूत है, ये मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है। तो आपको ऑप्शन बताना है कि एक का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा ये 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 सही क्या होगा कि डीपीएसपी है संवैधानिक नैतिक का आधार है। ओके, और ये राज्य प्रशासन के लिए मूलभूत है। तो ये राज्य जो हमारा होता है वो इसी के तहत हम पे शासन करता है। आगे इसमें और देखते हैं कि मतलब आर्टिकल जो 37 है ना, आर्टिकल 37 कहता है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ओके, तो इसलिए पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और ये क्या होता है कि मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है ये पूरक है एक दूसरे के, श्रेष्ठ और हीन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कहा जाता है कि भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरलैंड से लिया गया। और भारत में जो है ना ये जो डीपीएसपी है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र पे आधारित है। कैसा है, इसका आधार क्या है, सामाजिक और लोकतंत्र के आधार माना जा गया है। इसका आधार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आधार माना गया है। आगे बढ़ते हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपका थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है कि आर्टिकल जो 39 है उसके अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। तो संपत्ति का समान वितरण शामिल नहीं है। ये आपका शामिल है पुरुष और महिलाओं को समान आजीविका न्यूनतम मिनिमम वेज का भी यहाँ इसमें प्रावधान किया गया है। आपको बच्चे का शोषण से सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। आपको कहता है कि जैसे डीपीएस जो आर्टिकल 39 जो कह रहा है क्या कि समान आजीविका के लिए है, जो आपका यहाँ पे है। और इसमें क्या है, संसाधनों का समान वितरण तो है, लेकिन ये नहीं कि आपका संपत्ति का वितरण किया जाए। संसाधनों का समान वितरण जरूरी है। अब मतलब सभी के लिए हो। बच्चों का शोषण का भी निषेध करता है। और आर्टिकल ये जो न्यूनतम वेज जो होता है आपका 43 के तहत करता है। ओके, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल मतलब ऑप्शन जो सी का आएगा। बाकी ये 39 में आता है। संपत्ति का समान वितरण आपका आया और आपका बच्चों का शोषण आया। ओ सॉरी, मैं आपको बता दिया था कि ये संपत्ति का समान वितरण यानी संसाधन का समान वितरण ये आर्टिकल 39 के तहत। इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, न्यूनतम वेज, क्योंकि ये आर्टिकल 43 के तहत आता है। ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमको यहाँ पे। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 44 आर्टिकल जो 44 है किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 44 जो है हमारा है ना जो ये आपका ये हमारा समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उससे है। ये आर्टिकल 44 में कहता है। और ये जो है गैर न्यायिक है। कैसा है, डीपीएसपी का गैर न्यायिक ये चीज है। आपका समान सिविल जो है ये गोवा ऐसा जो राष्ट्र है, गोवा है जो जिसने पहला लागू करने वाला पहला राज्य है। और अभी जो है असम इस पर कार्य कर रहा है। हमारे जो संसद में ये एक बिल भी इसके लिए पारी मतलब लाया गया है। ओके, न्यूज़ भी आप देखते रहिए। हमारा जो द हिंदू का क्लास है जो आपको आता है सुबह में वो आपको काफ़ी लेट हो जाता है, 1 या 2 बजे तक मैं डालता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी उसको मैं और भी जल्दी से जल्दी उसको सुबह-सुबह मैं डाल पाऊँ। ओके? आप हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी से जुड़े रहिए। आपको बहुत सारा ये आपको एग्जाम के लिए बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारा एनसीईआरटी जो बैच है ज्योग्राफी का वो हमारा स्टार्ट हो गया है। 6 टू आपका 12 का ज्योग्राफी का जो है। और ये चलेगा आपका टॉपिक वाइज चलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज। और आपको रात का नाइट में आपको क्या मिलेगा 9 बजे आपको 9 पीएम पे ये आपको वीडियो अवेलेबल होगा। तो प्लीज़ आप लोग वेट कीजिएगा और उसे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा, ठीक है? ये नहीं कि लाइन बाय लाइन मैं आपको सिर्फ़ आपका किताब पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। ओके?
अब 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में नियम किसने कहा कि फंडामेंटल जो राइट है और डीपीएसपी है एक दूसरे के पूरक है? तो किस निर्णय में ये कहा गया था? हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आया था, तो ये कहा था ना मिनर्वा मिल्स में। मिनर्वा मिल्स जो है ना, जब ये केस आया था आपका, जो किसमें आया था, सॉरी, हाँ, आपको मिनर्वा मिल्स में कहा गया था। तो इसमें क्या हुआ था, जो आपका मिनर्वा मिल्स में इसको आत्मा कहा गया था, संविधान का आत्मा माना गया था, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को। ओके, अब इसमें क्या है कि देखिए, जैसे ये एक केशवानंद भारती केस से क्या आया था हमारा, जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन का बात कहा गया था डीपीएसपी में। और आपका चंपक दोराजन केस में हुआ था क्या कि फंडामेंटल राइट को सर्वोच्च माना गया था, लेकिन मिनर्वा मिल्स में कहा गया कि एक दूसरे के ये पूरक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का ये 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या है? अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हमारा जो उद्देश्य है ना, ये क्या करना है कि आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना है। जो हम लोग आपका जब प्रियम्बल और आपका सिटीजनशिप करवा रहे थे ना, वहाँ पे भी मैंने बताया था प्रियम्बल में न्याय कितने प्रकार का है, तो वहाँ पे भी मैं बताया था आपको कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का हम लोग को वहाँ पे मिला जाता है स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर, तो कल का भी जो एमसीक्यू है ना, आप देख सकते हैं, प्रियम्बल और आपके सिटीजनशिप के बारे में करवाया है, मतलब प्रस्तावना और नागरिकता। 1939 क्या कहता है कि किससे संबंधित है? तो ये 39 किससे संबंधित है हमारा 7 का? तो बी से है, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। क्या हुआ था कि जब 42वां संशोधन हुआ था ना इसमें, तो क्या कहा गया था कि 1976 में 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो उद्देश्य क्या था कि गरीब को और कमजोर वर्गों के न्याय तक पहुंच के लिए ये आपका लाया गया था। तो इसी के आधार पर निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 39 के ए जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 39 ए जोड़ा गया था। ओके, आधार क्या रखा था कि लीगल आधार इसका क्या होगा, किससे जुड़ा होगा? तो एक कानून है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 का जो एक्ट है, उसके आधार पर ये विधिक सहायता पहुंचाएगा। ओके, निःशुल्क। आपका आज का जो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे? तो ये पता है, ग्राम पंचायत से है। किससे है? आपका ग्राम पंचायत से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कब आया था? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 92 में आपका, जो जिसके लिए पार्ट 9 में भाग 9 में इसको आपका जोड़ा गया था। आपका मतलब क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। आपका 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज का? 9th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद 41 का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? तो 41 देखिए, पूरे हम लोग आर्टिकल भी इससे आपका कंप्लीट होते जा रहा है। तो ये होता है काम के अधिकार से, राइट टू वर्क, सॉरी, राइट टू वर्क। 41 का जो अधिकार हमारा है ना, ये शिक्षा और सार्वजनिक सहायता से है। क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपका इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा और सार्वजनिक से व्यवस्था आपका अधिकार का ये मतलब शामिल है। क्या है कि राइट टू मतलब यहाँ पे इसमें एजुकेशन शामिल है, और पब्लिक असिस्टेंट मतलब आपका सार्वजनिक, जैसे बेरोजगार कोई है या वृद्ध है, वृद्ध अवस्था में उसका सहायता कौन पहुंचाएगा, किसके तहत? तो आर्टिकल 41 के तहत कौन? राज्य पहुंचाएगा। ओके, तो राज्य बहुत सारे काम भी करता है इसके लिए, जैसे फ्री आपका मिड डे मील चला रहा है आपका। ओके, और आपका फ्री स्कूल जो शिक्षा है ना, शिक्षा जो हमारा है, वो आपका राज्य सूची के में आता है। आगे बढ़ते हम लोग कि आर्टिकल 10वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, आर्टिकल 42 के अंतर्गत क्या शामिल है? तो क्या क्या शामिल है? मातृत्व राहत, न्याय संगत और मानवीय कार्य दशाएं, समान वेतन, बाल श्रम निषेध,
देखिए, जो 10वां नंबर जो हमारा बोल रहा है, वो हमारा सिर्फ़ केवल 1 और 2 है। मातृत्व राहत और न्यायसंगत मानवीय कार्य के दशाएँ, ठीक है? क्या बोलते हैं कि आर्टिकल जो 42 है ना, 42 में एक तो मातृत्व सहायता देता है जिसको मैटरनिटी रिलीफ़ कहा जाता है और एक ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क जिसको मानवीय कार्य दशाएँ भी देते हैं। और ये जो समान वेतन के लिए ना, वो है आपका 39 के डी, अभी जो 39 पढ़े थे, उसी का जो क्लॉज़ डी में दिया गया प्रावधान और बाल श्रम निषेध तो आपका दिया गया होगा, आपका आर्टिकल 20 आपका 4, ओके, 24, 23 और 4, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है आज का कि अ 1 मिनट आपको कि आर्टिकल 43 के अंतर्गत कौन-सा प्रावधान शामिल है? देखिए, समान वेतन तो अभी हम लोग पढ़े ही थे कि कौन-सा है आपका समान वेतन के लिए, ओके? क्या है हमारा समान वेतन के लिए कौन-सा है आपका? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। तो ये समान वेतन न्यूनतम वेज हो गया आपका, ये आंसर सही हो जाएगा। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल जो 43 है आपका आपका किस पे है? आपका 43 जो है वो किसके लिए है? सॉरी, यहाँ पे जीविकोपार्जन योग्य मज़दूरी के लिए, जो आपका वेज जो है ना कि इतना आपको मिले कि जिससे आप जीवन यापन कर सकें। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना हमारा सी हो जाएगा। क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो इसका उद्देश्य एक आया था कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होना चाहिए, कि औद्योगिक लोकतंत्र होना चाहिए। किसके लिए? वर्कर्स जो है अपना भागीदारी का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। ओके? तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 43 ए से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 ए में क्या बोला गया है आपका? 43 ए में क्या बोला गया है? आपका 12 नंबर का क्या है आपका? आपका 12 नंबर में आपका बी है। बी, श्रमिकों का प्रावधान में भागीदारी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक कब से लाया गया था आपको? ये क्यों लाया गया था आपको? कब आया था? आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 1976 के तहत। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा क्या कह रहा है कि अनुच्छेद जो 43 बी है, उसको संविधान में कब जोड़ा गया है? मतलब किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ था 2011 में और इसी के तहत जो है सहकारी समिति आता है। ये सहकारी समिति का व्यवस्था करता है, समिति का प्रावधान करता है, जो बढ़ावा देने के लिए। और इसी के तहत जो होता है भाग 9 बी को जोड़ा गया था संविधान में और इसी में हमारा सहकारी समिति को डाला गया था। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपका अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य का क्या कर्तव्य होता है? पोषण स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारना, मादक पेय और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण करना। इसका नहीं है, मतलब ये आपका आंसर जो हो जाएगा ना आप, हमारा अनुच्छेद 14 में हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये है पोषण, आर्टिकल 47 से हमारा क्या हो जाएगा कि ये तीनों का बात कहा गया है। कौन-कौन? आपका पोषण स्तर का और आपका जीवन यापन का और ये शराब पर मादक पेय पदार्थ पर, नशीले पदार्थ पर रोक लगाता है। लेकिन निजी अस्पतालों को ये नहीं करता है। डीपीएसपी में निजी अस्पताल राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते हैं। ओके? तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अब आर्टिकल जो 48 ए किससे संबंधित है? हमारा 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, किससे संबंधित है? तो हमारा 48 जो आर्टिकल है, वो किससे संबंधित है? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण का बात करता है। आर्टिकल 41 जो है पर्यावरण संरक्षण का महत्व को बढ़ाता है। क्या कहता है कि राज्य जो है संरक्षण देगा पर्यावरण का। ओके, और इसमें और क्या है कि जो 48 है सिर्फ, वो क्या करता है, एग्रीकल्चर हो गया, आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया तथा पशु मतलब जो गाय हो गया, उसका ये संरक्षण मतलब संरक्षण प्रदान करेगा। इस किससे? तो ये आर्टिकल 48,
ये ना कि ए से क्या है, सिर्फ पर्यावरण संरक्षण देगा। बाकी आपका ये जो कृषि सुधार हो गया, पशुपालन हो गया, आपका वन का अधिकार हो गया, इससे 48 से दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो आज का हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि अनुच्छेद 49 राज्य को किससे संबंधित निर्देश देता है आपका। तो ये हम जो है ना, हमारा जो आज ही आप जाके हमारे द हिंदू में पढ़िएगा, तो राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में फुल डिटेल में जो प्रेरणा स्थल के बारे में आज एक न्यूज आया था, उसके बारे में मैंने फुल डिटेल में आपको पढ़ाया हूँ, तो प्लीज आप जाके जरूर देखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आपका 49 का जो हो जाएगा, 49 हो जाएगा, आर्टिकल 49 का जो है किससे संबंधित है राज्य, तो राष्ट्रीय स्मारकों से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य संरक्षण देगा ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल 49 से। आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अनुच्छेद 50 का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपको, आपका आंसर हो जाएगा बी, न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग, सेपरेशन और मतलब जो सेपरेशन करना है किसको, एग्जीक्यूटिव से आपका जुडिशियरी को आपको अलग करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस आधार पे, रूल ऑफ लॉ के आधार पे, किस आधार पे आपको करना है, एक मिनट, आपका रूल ऑफ लॉ के आधार पे, कानून के आधार पे। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज का 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चलते हैं, तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है हमारा, तो हमारा क्या है, सैन्य गठबंधन अनिवार्य करना, ये शामिल नहीं है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा लाने का बात करता है, राष्ट्रों के बीच सम्मान जवन संबंध बनाने का बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का बात करता है, लेकिन सैन्य गठबंधन अनिवार्य करने का बात नहीं करता है। ओके, तो इसमें कहा जाता है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस टेरिटरी ऑब्लिगेशन आपका आर्बिट्रेशन का बात करता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग 19 में, हम लोग क्या पढ़ते हैं 19 में, जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सॉरी, कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो हमारा देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीपीएसपी कानून निर्माण में मार्गदर्शक होता है। हम लोग कल ही पढ़े थे कि व्याख्या करने के लिए क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, इसका व्याख्या करता है। ओके, पूर्णतः न्यायालय द्वारा प्रवर्तित है, ये तो परिवर्तनीय है ही नहीं। डीपीएसपी का उल्लंघन असंवैधानिक है, नहीं, संवैधानिक होगा। डीपीएसपी को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, डीपीएसपी को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो आज का सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, और देखते हैं क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में कौन सा निर्णय यह स्थापित करता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच संतुलन संविधान की मूल शर्त है। देखिए, पीछे ही हम लोग पढ़े थे कि केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, उसमें बैलेंसिंग का बात किया गया था, संतुलन का, मिनर्वा मिल्स में पूरक का बात किया गया था। ओके, और चंपक दो राजन केस में सर्वोच्च माना गया था फंडामेंटल राइट को। तो ये आप ऐसे ही क्वेश्चन आप मल्टीपल क्वेश्चन करते जाइएगा, तो आपको सारी डिटेल पता चलते रहेगी। ओके, तो आज का हमारा जो सेशन समाप्त हुआ, और कल हम लोग लाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद आगे का जो भी टॉपिक रहेगा वह टॉपिक बाई टॉपिक आपको ये एमसीक्यू चलाते रहेंगे। और फिर जैसे ही पॉलिटी खत्म होगा, आपका लाया जाएगा हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ऐसे ही आपको पूरे टॉपिक वाइज आपको करवाया जाएगा। कैसा लग रहा है, आप अपना अनुभव आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो हमारा जो एक टारगेट है कम से कम 1K तक, वो आप पहुंचाइए। और हम आपके लिए अभी 8 बजे, नो सॉरी 9 बजे आपके लिए जो एनसीईआरटी का बैच है, जो आज सेकंड क्लास है ज्योग्राफी का, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।